देखिएगा इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में। ओके। और बच्चों, ये अधिनियम जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पास बुक रखी हुई है, भारत की राज्य व्यवस्था सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। आप सभी लोग इस बुक को जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से। और ये है घटना चक्र, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। तो इसमें जो है आप क्वेश्चन आंसर्स, MCQs वगैरह जो भी हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, तो वो लगा सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी बुक, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको इंडियन पॉलिटी के लिए। तो ये मेरे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैं आपको, जिसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ आसान भाषा में। और अंत तक वीडियो को देखना, क्योंकि आपको ये अधिनियम काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग तैयार कर रहे हैं। MPPSC के सिलेबस के अंतर्गत आपका ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का आया है, और एक 1935 का भी अधिनियम दिया गया है। तो 19 का पहले समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, देखना अंत तक। तो पढ़ेंगे क्या है कि 1909 के अधिनियम के में सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली से उत्पन्न असंतोष, भारतीयों की स्वशासन की मांग की पूर्ति ना हो पाने तथा 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौते से उत्पन्न परिस्थितियों ने भारत सचिव मॉन्टेग्यू, ये बात याद रखना कि मॉन्टेग्यू जो थे भारत सचिव थे और वाइसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। तो ने एक नवीन अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 कहा गया। तो ये जो था बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने जो है तैयार किया है, तो जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। आपको समझ में भी आ गया होगा, और नहीं भी आया तो मैं एक बार बता देता हूँ कि 1919 का अधिनियम था, इससे पहले उसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं हम। मार्ले है ना, मार्ले जो थे वो आपके भारत सचिव थे, मिंटो जो थे वो वाइसरॉय थे। तो 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत सांप्रदायिक आधार पर जो है ना मतदान प्रणाली को प्रारंभ किया गया, है ना। मुस्लिमों को जो है ना सांप्रदायिक आधार पर उनको वोटिंग राइट्स दिए गए, है ना। तो इस तरीके से उन्हें रखा गया, मुस्लिम को ये अधिकार प्रदान किया गया 1909 में, है ना। तो मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत ये काम किया गया। तो इससे जो है ना भारतीयों को जो है काफ़ी बुरा लगा और काफ़ी अच्छा नहीं लगा, उन्हें असंतोष, उन्हें ऐसा फील हुआ उनके मन में कि ये जो है ना ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। सांप्रदायिक आधार पर आपने मतदान प्रणाली को उनको दे दिया, तो इस तरीके से। और फिर आपके 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग के तहत के मध्य समझौते से उत्पन्न परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई कि उनके बीच में जो है ना बन नहीं पाई कुछ भी, जो भी समझौता हुआ। तो इसके तहत फिर क्या हुआ, 1919 का एक ये सुधार आया, और इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस अधिनियम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो अधिनियम की विशेषताएं जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें पढ़ेंगे अपन क्या बताया गया है कि इस अधिनियम के तहत क्या क्या चीज़ें लाई गई। तो इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। सबसे पहले ये जान लें कि उत्तरदायी शासन में इस शब्द का सबसे पहले किस अधिनियम में यूज़ किया गया, इसी अधिनियम में, ठीक है। क्योंकि इस अभी उत्तरदायी शासन इससे पहले नहीं था, है ना। अभी भी अगर आप देखें, अपन लोकतंत्र में रहते हैं, है ना, डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो उत्तरदायी शासन रहता है। हम उत्तर मांग सकते हैं उनसे कि कुछ भी काम करता है कोई लीडर, कोई भी नेता, है ना, कोई भी अपना प्रतिनिधि जिसे हम वोट डाल के चुनते हैं, तो उससे हम उत्तर मांग सकते हैं। तो वो उसे उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो उत्तरदायी शासन जो है ना, इस शब्द का सबसे पहले जो है ना सर्वप्रथम प्रयोग इसी अधिनियम के तहत किया गया। और इसमें अब जो भी ये जो अंग्रेज थे, जो सरकार चला रहे थे, तो उसमें अब उनसे अपन उत्तर मांग सकते हैं। वो जवाबदेही हो गए थे, है ना, वो जवाब देना उनको कंपलसरी हो गया था। तो इसके तहत ये आया। और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई, ठीक है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जैसे कि अभी चल रही है,
अभी अपन देखते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसी भी कैंडिडेट को वोट डाल के आते हैं और वो बहुमत अगर मिलने पर तो वो जीत जाता है ना, अगर उसे बहुमत मिल जाता है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी का क्या प्रारंभ किया गया। इससे पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली निर्वाचन प्रणाली को आरंभ किया गया था। ओके, तो प्रत्यक्ष के तहत यही होता है कि हम किसी भी कैंडिडेट को अपन वोट डाल के चुनते हैं ना, अपन जानते हैं कि हमें जो है ना इस कैंडिडेट को वोट डालना है, तो उसे हम निर्वाचन के तहत निर्वाचन प्रणाली के तहत उसको वोट डाल के आते हैं और वो बहुमत अगर उसको मिलता है तो वो एक लीडर जो है वो बन जाता है, नेता बन जाता है। ओके, तो इसकी शुरुआत भी इसके तहत की गई, अधिनियम के तहत की गई, है ना। और महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, तो महिलाओं को वोटिंग राइट्स दिए गए इस 1919 के अधिनियम के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसीलिए पूछा जाता है, इसीलिए पूछा गया है स्पेशली आपके सिलेबस में, MPPSC के प्री के सिलेबस में ये 1919 का अधिनियम इसीलिए मेंशन किया गया है क्योंकि इसमें अभी के हालात कुछ पूछे गए हैं ना, जो अभी चल रहा है आजकल पूरे देश में, और जो हम जो जी रहे हैं, मतलब जिस समाज में और जिस देश में हम रहते हैं, तो उसके तहत जो भी कानून व्यवस्था है जो भी है, तो इसकी शुरुआत जो है ना आपकी आंशिक रूप से आप देख सकते हो कि 1919 में कुछ चीज़ें रिफॉर्म लाए गए, सुधार लाए गए। तो महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, है ना, जैसे अभी उनको प्रदान हम जो है ना देते हैं, करते हैं मताधिकार, उनको वोटिंग राइट्स हैं, और भी बहुत सारी जेंडर इक्वालिटी हो गई है अब तो इस तरीके से। तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी लागू किया गया। ठीक है, तो सांप्रदायिक आधार पर पहले तो देखो मुस्लिमों को सबसे पहले किया गया 1909 के अधिनियम के तहत, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। अब जो ये सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों को भी दे दिया, ईसाइयों को भी दे दिया, आंग्ल भारतीयों को भी दे दिया, यूरोपियों को भी दे दिया, इनको भी प्रदान कर दिया गया। तो और ज़्यादा जो है ना सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो गए। ओके, तो देखेंगे अब नेक्स्ट, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, केंद्र में अब क्या किया गया, केंद्र जो था आपका उसमें द्विसदन स्थापित किए गए। जैसे अभी अपन देखते हैं अपने केंद्र में 2 सदन है ना, जिसे अपन एक उच्च सदन राज्यसभा बोलते हैं और निम्न सदन लोकसभा बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसकी शुरुआत विधान परिषद का स्थान राज्यसभा उच्च सदन ने और तथा लोकसभा निम्न सदन ने ले लिया। तो इसकी भी शुरुआत यहीं से हुई है। ठीक है, जो अपन देखते हैं आज के समय पर अपनी संसद है। अब इस अधिनियम की सर्वप्रमुख विशेषता ये थी कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन पद्धति डायरकी को लागू करना था, है ना। इसे 8 प्रमुख प्रांतों में लागू किया गया। ठीक है, अब प्रांत भी थे, यानी कि जिन्हें अपन आज स्टेट बोलते हैं, तो उन स्टेटों में भी तो कुछ उत्तरदायी सरकार होना चाहिए। तो उत्तरदायी सरकार को स्थापित करने के लिए तो द्वैध शासन पद्धति लाई गई, डायरकी जिसे बोलते हैं, और 8 प्रमुख प्रांतों में इसको लागू किया गया। इस द्वैध शासन प्रणाली के तहत 2 सब्जेक्ट आते हैं बेटा, हस्तांतरित और आरक्षित। तो हम लोग पढ़ेंगे, देखो इसमें बताया गया है कि द्वैध शासन प्रणाली के जनक पहली बात तो लियोनेल कॉर्टिस को कहा जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो द्वैध शासन प्रणाली के जनक कौन थे, तो लियोनेल कॉर्टिस थे। इस प्रणाली में प्रांतीय विषयों को 2 भागों, आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट्स और तथा हस्तांतरित विषय ट्रांसफर सब्जेक्ट में विभाजित किया गया। अब आरक्षित विषय के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, विषय आते हैं, तो राजस्व आता है, न्याय आता है, वित्त आता है, पुलिस आता है, पेंशन आता है, सिंचाई आदि। ये सारे कुछ जो भी सबसे बड़े बड़े काम थे, जो विषय सबसे बड़े बड़े थे, जिससे ज़्यादा आय होती है, ज़्यादा राजस्व मिलता है, ज़्यादा धन एकत्रित होता है, ये सारे जो विषय थे वो उनका प्रशासन गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा किया जाता था। ठीक है, तो ये दे दिया गया था। अब हस्तांतरित विषय ऐसे थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय शासन, मापतौल आदि। तो ये ज़्यादा वैसे थे नॉर्मल टाइप। तो इनका प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों की सहायता से किया जाता था। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की ये कार्यकारिणी परिषद थी। ओके, तो उसमें उत्तरदायी जो भारतीय मंत्री थे उसके प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्री, है ना, उनकी सहायता से ये किया जाता था। तो कुल मिला के बात ये है कि ये लोग उसका प्रशासन देखते थे, भारतीय मंत्री लोग। ओके, हस्तांतरित विषयों को तो ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, इसीलिए इनका प्रशासन उनके तहत नहीं किया गया। और आरक्षित विषयों का जो प्रशासन था डायरेक्टली गवर्नर जनरल जो है ना करती थी। ओके।
करता था। अब देखेंगे नेक्स्ट की अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान था, ली आयोग 1924 की रिपोर्ट के आधार पर। तो अधिनियम में सबसे पहले आपका लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, है ना। 1924 में ली आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसके आधार पर 1926 में, मैं इसमें मेंशन करना भूल गया लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1924 की रिपोर्ट के आधार पर, ली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1924 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया केंद्र में, ठीक है। अभी तक राज्य लोक सेवा आयोग की बात नहीं हो रही है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, जिसे वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको जो है ना समझ में आ गया होगा। आओ अपन देखते हैं इस अधिनियम की समीक्षा के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, ठीक है, कि इस अधिनियम की जो भी है समीक्षा कौन करेगा, एक आयोग करेगा और उसका गठन 10 वर्ष पश्चात किया जाना था। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात एक आयोग की नियुक्ति की जाना थी, है ना। चूँकि अधिनियम 1921 में लागू किया गया, हालांकि ये 1919 बोलते हैं लेकिन इसको लागू भारत में 1921 में किया गया, तो इसीलिए आयोग की नियुक्ति 1931 में होनी थी, 10 वर्ष पश्चात, तो यानी कि 1931 में होनी थी। किंतु ब्रिटिश सरकार ने 1927 में ही सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। तो सबसे पहले इन्होंने बहुत जल्दी कर दी इस बात को, है ना। इसकी जो इस आयोग को बहुत जल्दी ही भेज दिया गया। एक 7 सदस्यीय था ये आयोग, है ना। 7 मेंबर्स थे इस कमीशन में, साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। और फिर उसके बाद में इसमें किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया गया था। इससे बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया भारतीयों में, बहुत क्रोधित हो गए, इसलिए इसे व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, इसे व्हाइटमैन कमीशन भी बोलते हैं। और भारतीयों ने इस कमीशन का विरोध किया क्योंकि इसमें सभी सदस्य केवल अंग्रेज थे, ठीक है, यही कारण था विरोध करने का। साथ ही कमीशन का गठन समय से 4 वर्ष पूर्व कर दिया गया, और इस कमीशन का गठन 4 वर्ष पूर्व भी कर दिया गया क्योंकि उसका 1931 में होना था, लेकिन कर कितने में दिया उन्होंने, 1927 में ही कर दिया। 28, 29, 30, 31 4 साल पहले ही कर दिया, 4 वर्ष पूर्व कर दिया। कमीशन 3 फरवरी 1928 को बम्बई आया, जिसका भारतीयों ने बहिष्कार किया, ठीक है, ये डेट याद रख लेना। 3 फरवरी 1928 को वो बम्बई पहुंचा कमीशन 7 मेंबर्स के साथ अपने, है ना, जिसका भारतीयों ने बहिष्कार किया। ओके, फिर आपका ये आता है, यस, फिर कमीशन को काले झंडे दिखाए गए तथा साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, ठीक है। तो फिर ये प्रदर्शन ऐसा किया गया भारतीयों द्वारा, और विरोध प्रदर्शन के दौरान ही लाला लाजपत राय अंग्रेजों की लाठियों से घायल हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई, है ना। उन्होंने कहा था ऐसे कि इन दंगों के कारण, इस विरोध प्रदर्शन के कारण क्या हुआ, लाला लाजपत राय जो थे अंग्रेजों की लाठियों से घायल हो गए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए फिर उन्होंने क्या कहा था कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा, ठीक है। तो इस विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय जी की जो थी मृत्यु हो गई थी, है ना। उन्होंने बहुत घोर प्रदर्शन विरोध किया था इस कमीशन का। तो इस दौरान उनकी अंग्रेजों से मुठभेड़ हुई और लाठियों के द्वारा जो है वो घायल हो गए थे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, उसी दौरान। तो उनका ये क्वाट है, ये क्वाट आपको याद करना है, अच्छे से याद कर लेना। और विरोध के बावजूद साइमन कमीशन ने मई 1930 में, है ना, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। इसे भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। 1930 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, है ना, जिसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया, डिनाई कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका बेटा भारत सरकार का अधिनियम 1919 का, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका मैंने काफ़ी अच्छे से अपने हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको के माध्यम से समझाने की कोशिश की। तो होप सो आपको पसंद आया होगा। और कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है या कुछ मुझसे मिसिंग भी हो गया है, आई थिंक, है ना, मुझसे कुछ मिस तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हो इस दौरान तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको कुछ पूछना भी है, डाउट अगर आपको लगता है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना। एंड
बता सकते हो, राय दे सकते हो, कैसा लगा वीडियो, फीडबैक दे सकते हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो, है ना। ऐसी और वीडियोस के लिए भी मुझे कमेंट करें, बताएं कि आपको क्या क्या और जो है चाहिए। तो मेरे पास काफ़ी जो है डाटा है MPPSC प्री से रिलेटेड, और भी वनडे एग्ज़ाम्स जो भी आपके रहते हैं, तो आई विल प्रोवाइड यू ऑल द मैटर, है ना, विच इज़ रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स। ओके, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपका सॉल्यूशन बिल्कुल करूँगा, इंस्टेंट करने की कोशिश करूँगा, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूँगा। ओके, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।